हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड व्लॉग्स। आज हम हमारे नए सेशन को स्टार्ट करते हैं ईपीएस के साथ एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995। हमारा प्रीवियस वीडियो हमने ईपीएफ कवर कर चुके हैं हम। आगे हम देखते हैं, ये इसका नेक्स्ट स्कीम है ईपीएफओ के अंडर पे। ईपीएफ हो गया, ईपीएस पे आ गए। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गाइज़ यहाँ पर हमें ये समझना है कि क्राइटेरिया क्या है। तो ये अंडरस्टूड है कि आप ईपीएफओ के मेंबर हैं, तब इन स्कीम्स का आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। देन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ शुड हैव कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर की सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। पेंशन के लिए आपकी एज 58 रीच हो जानी चाहिए। आप विड्रॉ कर सकते हैं रिड्यूस्ड, मतलब आपको एक डिस्काउंटेड रेट पे आप 50 ईयर्स पे अपना अमाउंट ईपीएस का विड्रॉ कर सकते हैं, तब भी 50 ईयर की एज अटेन होनी चाहिए, ठीक है। और आप चाहें तो अपना पेंशन 58 की जगह 60 ईयर्स पे ले सकते हैं। इसके लिए आपको 4% पे एडिशनल रेट, जो कि हम कह सकते हैं प्रीमियम अमाउंट पे मिल सकता है। यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं कि लाइक 4% पे आपको मिल रहा है, तो ये दैट इज़ 4%। आपको 2 ईयर आपने एक्स्ट्रा दिया, तो 8% पे आपको प्रीमियम अमाउंट पे आपका पेंशन मिलेगा। पहले आपको 1000 रुपीज़ मिल रहा था। अब इस 1000 पे अगर आप 8% निकालते हैं, दैट इज़ 80 रुपीज़। तो ये 80 रुपीज़ जो है आपको, वो आपके 1000 में ऐड होके 180 रुपीज़ हो जाता है। फिर है यहाँ पर कि 1995 के बाद के इस स्कीम्स में जो लोग जुड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये इसका फ़ायदा उठा सकते, क्योंकि ये स्कीम ही तब आई थी। आगे चलते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स के एक क्राइटेरिया, एक शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ ईपीएफओ गेट पेंशन बेनिफिट व्हेन दे रिटायर एट द एज ऑफ 58 ईयर्स। अगेन ये हम पहले भी देख चुके हैं 58 ईयर के एज पे। मिनिमम सर्विस बेस्ड ऑन अवेलिंग 10 ईयर्स। यहाँ पर देखेंगे, ये दो चीज़ हम देख चुके थे। कंट्रीब्यूशन आपका 8.33%। गाइज आपने पहले लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, मतलब एक स्टैट्यूटरी रेट इज़ 12%। तो फ्रॉम दैट 12%, उस 12% से 8.33% अमाउंट जो है ऑलवेज शिफ्टेड टूवर्ड द ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स के तहत शिफ्ट कर दिया जाता है। अलग से कोई कंट्रीब्यूशन इसके लिए नहीं लिया जाता है एम्प्लॉयर से। तो जो यहाँ पे एम्प्लॉय का कैलकुलेशन, एम्प्लॉय का जो पे है वो कंसीडर करते हैं हम उसका डीए और एम्प्लॉय का बेसिक पे, और अदर केसेस में प्लस रिटेनिंग अलाउंस भी और एडमिसिबल कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, ये देखते हैं। ये कैलकुलेशन होगी कि जो एम्प्लॉय पे में क्या क्या कंसीडर्ड होगी, तो वो बेसिक पे होगी, डीए होगी और रिटेनिंग अलाउंस और एडमिसिबल कैश, ये अगर मिलती है तो। अदरवाइज बेसिक पे एंड डीए। देन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 15 डेज में होना चाहिए, विद इन 15 डेज ऑफ क्लोज ऑफ एवरी मंथ। लाइक कि 30 डेज का वो है, 15 दिन पहले अराउंड 15 डे को ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। ये तो यहाँ हो गए कुछ फॉर्म्स के बारे में है, जो आगे हम जाके देखेंगे। फॉर्म 10D, फॉर्म 10C। फॉर्म 10D एक्सप्लेन्स कि आपको 58 के बाद अपना पेंशन चाहिए तो फॉर्म 10D भरना होगा। अगर आपको ईपीएस सर्टिफिकेट चाहिए, इन केस आप 50 ईयर्स पे ले रहे हैं या 58 ईयर्स से पहले ले रहे हैं अदर सर्विस में, तो फॉर्म 10C लेना होगा। और इन केस ऑफ ये आगे आ जाके आप देखेंगे फॉर्म 10C कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और अगर डेथ हो जाती है तो उसके पीछे जो फैमिली होगी, स्पाउस हो गए या चिल्ड्रंस होंगे, उनको मिलेगा। और ये अगर आप 58 ईयर्स की सर्विस भी नहीं कंप्लीट, मतलब 10 ईयर्स ऑफ सर्विस जो अप टू 58 ईयर्स में नहीं कंप्लीट कर पाते, तब भी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कैलकुलेट पेंशंस में। पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम देखेंगे। वो होता है मंथली पेंशन कैसे निकालते हैं। तो पेंशनेबल सैलरी आपकी कितनी होगी, पेंशनेबल सर्विस इनटू होल डिवाइडेड बाय 70। तो आपकी पेंशनेबल, आप कितना लास्ट ऑन सैलरी है आपकी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर यू सर्व्ड फॉर द जॉब, आपने यू सर्व फॉर द सर्विस, आपने कितने पेंशन, आपकी कितनी सर्विस रही है, द होल डिवाइडेड बाय 70। तो पेंशनेबल सर्विस में हम देखेंगे द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच कॉन्ट्रीब्यूशन वो मेड टू द ईपीएस अकाउंट। ईपीएस में आपने कितने ईयर्स कंट्रीब्यूट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा।
और ये जो है राउंडेड फिगर को हम लेते हैं इन केस अगर किसी ने 3 ईयर्स 4 मंथ्स काम किया है या कंट्रीब्यूट किया है तो वो 3 ईयर ही कंसिडरेशन पे आएगा। बट अगर कोई 3 ईयर 6 मंथ्स या 7 मंथ्स है तो वो कंसिडर होगा 4 मंथ पे। इट इज़ लाइक अ परसेंटेज कि 74.3 है तो दैट इज़ ओनली 74%। इफ इट इज़ 74.5 और 6 देन इट बिकम 75% ऑटोमेटिकली। ठीक है, राउंड अप कर देते हैं। इन द सेम वे अगर 6 मंथ से उससे 6 मंथ से कम है तो वो पिछले साल को ही रखेंगे, उससे ज़्यादा उससे बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे एक दिया है कि आपका 58 ईयर के एज पर आप मोर देन 20 ईयर तक अगर आप करते हैं तो आप अगर 20 ईयर्स तक करते हैं तो आपको जो वेटेज है सब मतलब इंक्रीज़ किया जाएगा ऑफ 2 ईयर्स। यहाँ देख लेते हैं, इफ पर्सन सुपर एन्यूएट एट द एज ऑफ 58 ईयर्स एंड हैज़ रेंडर्ड मोर देन 20 ईयर्स और मोर ऑफ पेंशनेबल सर्विस देन हिज सर्विस पीरियड विल बी इंक्रीज्ड बाय वेटेज ऑफ 2 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 35 ईयर्स ऑफ पेंशन सर्विस। लाइक कि कोई जॉब कर रहा है, अगर वो बहुत कोई अर्ली एज में किसी ने जॉब स्टार्ट कर दी, ईपीएस स्कीम चालू कर दिया, तो भी अगर इन केस फॉर एग्जांपल अगर 20 ईयर्स में भी करता है, ईपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है और वो 58 पे रिटायरमेंट उसका रहता है तो कितना कैलकुलेट 38 होता है। तो यहाँ पे 38 नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 35 ईयर मैक्सिमम ही लिया जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपल डू नॉट स्टार्ट वर्किंग एट एज ऑफ 20। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेंशनेबल सैलरी। पेंशनेबल सैलरी क्या होगी? आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी जो कि 12 मंथ होगी। इस पे केरला हाई कोर्ट ने केस किया था, बोला था आप क्लियर करो। ईपीएफओ ने इसके बाद क्लियर किया कि लास्ट 12 मंथ की 1 साल की सैलरी ली जाएगी। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 8.33% होता है, ये हम देख चुके हैं। तो क्या होता है, ईपीएफ में अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में हमने देखा था कि मैक्सिमम 15,000 तक का ही कंसिडरेशन लिया जाता है। तो अगर 15,000 एवरी मंथ है तो 8.33 से 1250 रुपये आपका ईपीएस में चला जाता है पर मंथ। तो आगे देखते हैं, आपका कैलकुलेशन एक शॉर्ट हम देखेंगे क्या होता है। पहले 1 सितंबर 2014 से पहले आपका मैक्सिमम जो लिमिट थी वो 6500 रुपये पर मंथ थी, अब जाके 15,000 पर मंथ है। तो उस समय पे अगर आप 6500 का आप 8.33% निकालते थे तो आपका 541 आता था। तो पहले कंट्रीब्यूशन 541 था, नाउ इट इज़ 15,000 का आप निकालोगे तो 1249.5 समथिंग कुछ राउंडेड अप होके 1250 रुपये हर मंथ जाता है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो 12% का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, आपके ईपीएफ में ही रहेगा। सो यहाँ पर एक पॉइंट और है कि अगर आप पेंशन लिखा है ना कि आप एट द एज ऑफ 50 कंप्लीट करने के बाद भी आप पेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है या कह सकते हैं डिस्करेजमेंट है कि आपको 4% से डिस्काउंटेड अमाउंट ही मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है विड्रॉ पेंशन एट एज ऑफ 56 ईयर, देन जो उसका अमाउंट होगा, ये क्लियर देख लीजिए आप, ये 2 × 4% इज इक्वल टू 8%। दैट इज़ अगर फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी समझा था कि 1,000 रुपये पेंशन पर मंथ उसको मिल रहा था, तो उस 1000 में उसका 8% जो अमाउंट होगा उस 8% को ये डिडक्ट होगा, दैट्स इट टू बी डिडक्टेड। 1,000 का 8% बिकम्स 80 रुपीज़। 1,000 से 80 रुपीज़ कम होके आपको 920 का ही उस एम्प्लॉयर को जिसने 56 की एज पे निकाला है 920 का अमाउंट ही उसको एज ए पेंशन वो पाएगा। नाउ कम टू द बेनिफिट्स अंडर ईपीएस। देखिए ईपीएस के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं किसको, जब आप पेंशन आपके रिटायरमेंट अगर आप 58 ईयर के लेते हैं जिसमें मैंडेटरी आपकी 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, आप ले सकते हैं, ये बेनिफिट है आपके लिए। उसमें फॉर्म 10D भरना होगा ईपीएस सर्टिफिकेट के लिए अपने मंथली पेंशन विड्रॉ करने के खातिर। फिर इसके बाद पेंशन और लिविंग सर्विस बिफोर बिकम एलिजिबल फॉर मंथली पेंशन। अगर आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन आप सर्विस छोड़ देते तब भी यू कैन विड्रॉ अ कंप्लीट सम एट द एज ऑफ 58 ईयर बाय फिलिंग। आप फॉर्म 10C 58 साल के जब हो जाते हैं आप फॉर्म 10C भर के ले सकते हैं। दैट टाइम कि आपने सर्विस लीव की है पहले ही, आपकी मंथली जब आप मंथली सर्विस के पहले एलिजिबल हैं तो आप पैसा 58 साल पे तब भी निकाल सकते ही, मतलब विड्रॉ द कंप्लीट सम एट द एज ऑफ 50 ईयर, पूरा पैसा आप तब निकाल पाएंगे। फिर आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है,
ऑन टोटल डिसेबलमेंट ड्यूरिंग द सर्विस। तो ये जो आपका टोटल डिसेबलमेंट है, इन केस कि ड्यू टू द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनी एक्सीडेंट अकर्ड विच कॉजेज अ डिसेबलमेंट टू एन इंडिविजुअल, देयर ओनली आप क्या कर सकते हैं कि दैट पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर दी बेनिफिट, बट यहाँ पे एम्प्लॉयर ने एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ का कंट्रीब्यूशन किया होगा ईपीएस में, ठीक है। तो और इन केस ऑफ फैमिली ऑन अ डेथ ऑफ ए मेंबर की डेथ हो जाती है, तब भी 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस अगर डेथ हो जा रही है और उसने 1 महीना भी पैसा जमा किया होगा तो एलिजिबल है फैमिली, देन वो 10 ईयर सर्विस तो कंटिन्यूअस कंप्लीट करता है, बट 58 की एज अटेन करने से पहले ही इसकी डेथ होती है तो भी, और अगर वो पेंशन सैलरी ले रहा है देन उसके बाद भी ख़त्म होती है, नहीं डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को वो एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले किनको पेंशन्स मिलती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ पेंशन। पहला है विडो पेंशन, दैट इज़ वृद्धा पेंशन। ये एप्लीकेबल उन मेंबर्स को होता है अगर तब तक अंटिल द डेथ ऑफ विडो और रीमैरिज, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती या वो दोबारा शादी नहीं कर लेती तब तक के लिए उसको वो अमाउंट मिलेगा। उसके लिए उससे वृद्धा पेंशन अमाउंट का जो अमाउंट कितना मिलना चाहिए वो टेबल सी ऑफ ईपीएस 1995 में गिवन है, एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें गिवन है कि इतने अमाउंट पे इतना पेंशन मिलेगा। फिर आता है, आप चाहो तो वो टेबल देख सकते हो। देन चाइल्ड पेंशन में आप मंथली पेंशन की स्कीम्स विल बी पेड टिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 25 ईयर्स। द अमाउंट पेबल इज 25% ऑफ विडो पेंशन एंड कैन बी पेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हेयर द पॉइंट इज कि अगर एक 100 मान लीजिए 100 अमाउंट रुपीज़ मिलता है टूवर्ड्स 2 विडो, तो उस विडो से 25% अमाउंट जो शिफ्ट होता है वो चाइल्ड की तरफ शिफ्ट किया जाता है, एंड द चिल्ड्रन का कौन से अप टू 2 चिल्ड्रंस तक ये बेनिफिट अवेलेबल है। फिर आता है ऑफन पेंशन। इसमें इन केस की पेरेंट्स कोई भी मेंबर नहीं सर्वाइव करता, पीछे भी पेरेंट्स नहीं हैं चिल्ड्रन के, कोई सर्वाइविंग विडो नहीं है, तो चिल्ड्रन जो है 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ मंथली विडो पेंशन पाती का अमाउंट 75, यहाँ पे 100 रहता है चिल्ड्रन पे जब विडो अलाइव रहती है, बट अगर नहीं है इनके तो इसका 75% मिलता है। इन दोनों पॉइंट पे गौर फरमाइए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है रिड्यूस पेंशन। पेंशन रिड्यूस होके मिलती है, हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप 58 की जगह 56 पे निकालते हैं या 50 पे निकालते हैं तो डेफिनेटली 4% का डिस्काउंटेड अमाउंट के साथ ही वो पेंशन रिलीज़ की जाती है। नाउ ये हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म, तो ये ऑलरेडी हम याद भी हो गया कि फॉर्म 10C अगर आप 10 ईयर्स के पहले निकालते हैं आपको ईपीएस जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स के तहत जो स्कीम सर्टिफिकेट है ये आपको फॉर्म 10C से मिलेगा। ये विडो भी लेते हैं। देन फॉर्म 10D मंथली पेंशन विड्रॉल, अगर आप 50 साल के बाद लेते हो या पीछे जो फैमिली मेम्बर्स लेते हैं उनके लिए फॉर्म 10D है। आगे हम चलते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। ये उनके लिए है, क्या होता है कि गवर्नमेंट या ब्रांच मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि हम जो पेंशन रिलीज़ कर रहे हैं वो सही लोगों को पेंशन मिल पा रही है कि नहीं, तो यहाँ के लिए वो अमाउंट दिया हुआ है कि बैंक मैनेजर को एवरी नवंबर आपको एक जो पर्सन अलाइव है उसे सर्टिफिकेट दे, उसका लाइफ सर्टिफिकेट उसको प्रोड्यूस करना होता है फॉर देयर पेंशन। ये इसका जो फ़ायदा है वो पेंशनर या गार्डियन उठाते हैं। फिर आता है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट। ये उनके लिए है जो हम देख चुके हैं कि जब तक दूसरी शादी नहीं हो रही होती है तब तक के लिए आपको ये आपकी कोई शादी उस पर विडो की कोई शादी नहीं हुई है, रीमैरिज नहीं हुई है, उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। सो गाइज आज हम यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्सेटाइल स्टडी एंड व्लॉग्स। Thank you so much. Bye bye.